बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड इवनिंग ऑल। रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। ऑप्टिक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। जो ऑप्टिक्स है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। जो ऑप्टिक्स है वो क्या है? ऑप्टिक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ 12th और कॉम्पिटिटिव व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। मेडिकल में, मेंस में, एडवांस में, सब में ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आता ही आता है। यूँ भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा समझने वाला चैप्टर है ये रे ऑप्टिक्स। आप सभी जान भी रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। हम लोग कैसे करेंगे इस चैप्टर को, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। लेक्चर देने के बाद इवनिंग तक मैं आपको एक लेक्चर नोट्स 1 प्रोवाइड करूंगा, लेक्चर नोट 1, लेक्चर नोट 2 प्रोवाइड करूंगा। पहले लेक्चर नोट 1 देंगे, आप एक फेयर कॉपी बना लें। देखें, आपको पता है कि ये जून आ चुका है, ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम निकल चुका है, अपना सिलेबस का एक बर्डन रहना है। तो आप कोशिश करें कि अभी से यदि आप कोई चैप्टर यदि आप बेहतर प्रिपेयर कर लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेट सपोज कि कोई भी चैप्टर आप अभी से थोड़ा बेहतर प्रिपेयर कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी ठीक होगा। ओके, तो सर साउंड कम है, देख लेते हैं बेटा, वो तो बढ़ जाएगा बाद में, ठीक है। तो आप अभी से रे ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है उसको प्रॉपर करें। मेथड मैंने आपको बता दिया है आप सभी को। आप कोशिश करें कि ऑप्टिक्स वाला पार्ट, मतलब पूरा ऑप्टिक्स हम लोग प्रॉपरली सीख पाएं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको लेक्चर नोट प्रोवाइड कर दूंगा। हर टॉपिक का एक वर्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा आपको। जैसे मैंने प्लेन मिरर पर आया तो प्लेन मिरर पर आपको आप वर्कशीट 1 दे देंगे और वर्कशीट 1 को सॉल्व करके आप ये भी चेक कर लें कि आपका प्लेन मिरर कैसा गया है। तो मेथड यही होगा, आप एक न्यू कॉपी रखें, ठीक है। आप कोशिश करें कि हम ऑप्टिक्स को इसी प्लेटफॉर्म पर बेहतर पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि बाद में हमारे पास टाइम कम पड़ सकता है बेटा। कैसे करना है? एक फेयर कॉपी आप रखें, उसमें मेरे लेक्चर नोट्स लिखें। लेक्चर नोट्स जो मैं लिख के दूंगा वो प्रॉपरली डिजाइंड होंगे, तो आप एज इट इज लिख लें। ये पढ़ते हुए आप एक रफ कॉपी रखें। लाइव लेक्चर के दौरान आप फेयर नोट्स ना बनाएं, लाइव लेक्चर के दौरान आप एक रफ कॉपी रखें, ठीक है। जब आप लाइव लेक्चर की बात करेंगे तो लाइव लेक्चर के दौरान आप क्या करें? लाइव लेक्चर के दौरान आप एक रफ कॉपी रखें, एक पेन रखें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं वो आप मुझे भेजें, ठीक है। उसका सॉल्यूशन यहां पे भेजें आप। न्यू कॉपी बेटा मुश्किल है तो तुम रहने दो विनय, तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं है, देखना भी उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो, अपन कोई भी चीज बार बार नहीं समझाते हैं बेटा, ठीक है। ये कहा गया है कि आप न्यू कॉपी बना लें, नहीं बना पाते हो तुम्हारी इच्छा है, तुम कहीं भी पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है ये, ठीक है, ओके। लेकिन यहां पे इंटरेक्टिव सेशन में सिर्फ आप क्या करें, प्रॉपर मैंने बोल दिया, आप एक रफ कॉपी रखेंगे, ठीक है। और रफ कॉपी में आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एक बेसिक बात बता दूं कि ये ऑप्टिक्स जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आप कहीं भी घूमते रहें, उसकी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है भैया। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तुम्हारी इच्छा है, कहीं भी लिखो, मैं कोई देखने तो आ नहीं रहा हूं भाई, ठीक है। और ये भी मेरा 2 मिनट का टाइम खराब हो गया है विनय, ध्यान रखें। तो आप बात एक बार समझ लें, व्हाट इज द मेथड टू स्टडी, ये बात आप समझ लें, ठीक है। और टाइम वेस्ट वाला काम मैं करता नहीं हूं, भी थोड़ा ध्यान में रखें भाई। लेक्चर नोट्स के दौरान आप एक रफ कॉपी रखें, ठीक है, जिसमें यदि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो इस चैट का यूज आप उस क्वेश्चन को पूछने के लिए करें। क्लियर है बात, ठीक है।
और यदि मैं कुछ समझा रहा हूं यहां पे और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज पूछने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म का, जो आप चैट प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, आप उसमें करें। ठीक है, आपको लेक्चर नोट्स भेजा जाएगा। लेक्चर नोट्स आप एक फेयर कॉपी में रखें। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा कंटेंट होता है, कम से कम 200 पेज का कंटेंट हो जाता है यदि हम पूरी ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं यहां लिखें, कहीं भी लिखें, आपकी हेडेक है, लेकिन मेरा जो है कि आप ऐसा करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और टाइम वेस्ट वाला काम इस पे बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई है, हर जैसे 2 लेक्चर हो गया रे ऑप्टिक्स में हमारा प्लेन मिरर का, तो प्लेन मिरर के बाद आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा, वो वर्कशीट आप सॉल्व कर लें उसको। ठीक है, और लास्ट में मैं फाइनल वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट रे ऑप्टिक्स का, जो हम लोगों ने बायो में इस बार न्यू बनाया है। बिल्कुल इलेक्ट्रो 12th का पूरा पार्ट ऑलमोस्ट मेरा बनाया हुआ है, लगभग न्यू बनाया है हमने। तो रे ऑप्टिक्स का एक फाइनल वर्कशीट मैं प्रोवाइड करूंगा, वो लास्ट में आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करते हैं, रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। पुट ए पेन एंड ए रफ कॉपी। आप जो चीजें लगती है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं सर, वो आप करते रहना। ठीक है, इवनिंग में आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएगा, उसे आप फेयर कॉपी में प्रॉपरली लिख लें, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और लेक्चर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंटली बनाए गए हैं। और ये ऑप्टिक्स चल रहा है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये बात अपने दिमाग में रखें। ठीक है, अब ध्यान देंगे जरा एक बार। अब मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं रे ऑप्टिक्स। हम लोग बात कर रहे हैं अब एक बार रे ऑप्टिक्स की। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? सबसे पहले इंट्रो दे चुका हूं बेटा सारा विनय। मैं रजनीश शर्मा हूं, आप लोगों को अभी 12th फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, ग्रुप में आप मुझे, मेरे नंबर पे आप अपने व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ग्रुप में मेरा नंबर देख लेंगे, उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब बात समझें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि लेट सपोज यहां मैं ऐसा कह देता हूं कि रे ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट फ्रॉम ए मीडियम, ये रहा मीडियम 1, ये रहा मीडियम 1 और ये रहा मीडियम 2। दिस वन इज मीडियम 1, दिस वन इज मीडियम 2। लेट सपोज कि यहां पे एयर है, इसके नीचे कोई दूसरा मीडियम है। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, मीडियम 1 और मीडियम 2 के इंटरफेस पर जब रे ऑफ लाइट आकर के गिरती है और इट कम बैक टू इट्स ओन मीडियम, अपने ही मीडियम में वापस लौट जाती है, तो इस इवेंट को रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझें। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, मीडियम 1 और मीडियम 2 के इंटरफेस पर गिरती है, when ray of light incident on interface of two medium and come back to its own medium, और अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, that event is called reflection। इस इवेंट को रिफ्लेक्शन कहते हैं। and when ray of light incident on interface of two medium, when ray of light incident on interface of two medium or enter into another medium with a path change and enter into another medium with a path change, then this is called refraction, तो इस चीज को रिफ्रैक्शन कहते हैं। when ray of light incident on interface of two medium
एंड गो बैक टू इट्स ओन मीडियम, और अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, तो दिस इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. और व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ इंटरफेस ऑफ टू मीडियम एंड एंटर इनटू अनदर मीडियम विथ ए पाथ चेंज, देन दिस इवेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो इस इवेंट को रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक. अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में रेज ऑफ लाइट अपने ही मीडियम में वापस लौट जाती है. ठीक. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं बेटा. सबसे पहले चलो मैं बता देता हूं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं पहले. ठीक है. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक. बात समझे आप एक बार. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इन विच ऑल रेज गोज इन द सेम डायरेक्शन. जितनी भी रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही डायरेक्शन में जाती हैं. ये जितनी बंच ऑफ रेज आई हैं, बंच ऑफ रेज को बीम कहते हैं, आपको यह ध्यान रखना है. जो बंच ऑफ रेज है दैट इज कॉल्ड बीम. ठीक है. तो मैं कह रहा हूं कि जितनी भी रेज आई हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं. तो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल द रेज मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक खास डायरेक्शन में मूव हो जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव हो जाती हैं. दे फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं. एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, एक चीज होती है बेटे इररेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. अब बात को आप समझेंगे. लेट सपोज कि ये मीडियम है इस तरीके से, इस तरीके से ये मीडियम है और ये एक इररेगुलर सरफेस है. दिस वन इज ए इररेगुलर सरफेस. जैसे रफ सरफेस होता है अपना, फ्रिक्शनल सरफेस, स्मूथ नहीं है ये. इस पर जब रेज ऑफ लाइट आकर के गिरती हैं, इस पे जब रेज ऑफ लाइट या बंच ऑफ लाइट मैं कह रहा हूं आके गिरती है, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर ही चला जाता है, तो तुम देख रहे हो दे हैव नॉट ए फिक्स डायरेक्शन. दे हैव नॉट ए फिक्स डायरेक्शन. इसमें सारी रेज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं. तो इसको अपन कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. और इररेगुलर रिफ्लेक्शन वो है जिसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन बंच ऑफ रेज गोज इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, किसी भी डायरेक्शन में. ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है. एंड दे डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाते हैं और ये कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले हमने बात किया था कि रिफ्लेक्शन क्या है. व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इंटरफेस ऑफ टू मीडियम एंड दे कम बैक इनटू इट्स ओन मीडियम, अपने ही मीडियम में वापस लौट जाने को रिफ्लेक्शन कहते हैं. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. Regular reflection, smooth surface in which they follow laws of reflection. A rough surface in which they does not follow laws of reflection, or after reflection rays goes in any direction is called irregular reflection. ठीक है. ओके. अब हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. अब बात समझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. ठीक है. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जरा आप बात समझेंगे. मैं कह रहा हूं लेट सपोज ये एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सिल्वर्ड सरफेस है.
स्मूथ सिल्वर्ड सरफेस को मिरर कहते हैं। मिरर इज ए स्मूथ सिल्वर्ड सरफेस। सिल्वर्ड सरफेस में क्या होगा, रे ऑफ लाइट इसे पार करके दूसरी तरफ नहीं आएगी। मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कह रहा हूं, ये हो गया इंसिडेंट लाइट, दिस वन इज इंसिडेंट रे, ये जो है दैट इज इंसिडेंट रे। मैं इसको कह रहा हूं आई आर, इसको मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं कह रहा हूं इंसिडेंट रे, इसे मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे, और दिस वन इज द नॉर्मल, दिस वन इज द नॉर्मल। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, ये हो गया इंसिडेंस एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो पहला रूल क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट एंगल? इंसिडेंस एंगल किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं आई। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंगल कैसे? रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात समझे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, पहला रूल। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं? अब एक क्वेश्चन हुआ हमारा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। अब एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम कैसे लिखें? बात समझना बेटा, मैं इसको लिख देता हूं आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू एन कैप क्रॉस आर कैप। जरा बात समझते रहना, मैंने मेरी मर्जी से लिख दिया है। ठीक, अब देखो आई कैप क्या है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। तो देखा जाए तो आई कैप की डायरेक्शन ये है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे को आई कैप कहा है। ठीक, तो आई कैप की डायरेक्शन क्या है, ये है। आई कैप और एन कैप के बीच में, एन कैप की डायरेक्शन क्या है, ये है। आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस आई। आई कैप और एन कैप के बीच की एंगल क्या है, एंगल बिटवीन आई कैप एंड एन कैप, दो वेक्टर के टेल के बीच के एंगल को कहते हैं। समझो बात, ये रहा आई कैप, ये रहा एन कैप, तो इसको हम कह रहे हैं एंगल बिटवीन द टेल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो इसको हम यहां से यहां तक क्या कह रहे हैं, बोलो 180 माइनस आई। और आर कैप और एन कैप के बीच का एंगल क्या है, आर। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 साइन 180 माइनस आई इज इक्वल टू 1 साइन आर। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, और लगा देता हूं मैं ए बी साइन थीटा एन कैप, और ये भी लिख देता हूं ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, मेरी बात समझो, आई कैप क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन ये हुई बेटा, और एन कैप ये है, तो आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल 180 माइनस आई है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देता है, ये हो गया साइन आई एन कैप इज इक्वल टू साइन आर एन कैप। ठीक है, अच्छा अब एन कैप दोनों सेम है क्या, वो देख लो, एन कैप दोनों सेम है क्या। आई क्रॉस एन की डायरेक्शन क्या होगी, आई क्रॉस एन की डायरेक्शन होगी, आई से एन की तरफ अपने फिंगर को मूव कराओ, आई से एन की तरफ अपनी फिंगर को मूव कराओ, तो आई क्रॉस एन की डायरेक्शन क्या है, के कैप, और एन क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप। मतलब ये जो हमने यहां पे लिखा है, ये जो यूनिट वेक्टर है, तो इससे नहीं बैठ रहा ना, मेरी बात समझना, आई क्रॉस एन की डायरेक्शन है के कैप, जबकि एन क्रॉस आर की डायरेक्शन है माइनस के कैप, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन ही अपोजिट है। तो मुझे मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां आर क्रॉस एन करना पड़ेगा। मैंने लिख तो दिया अपनी मर्जी से, मैंने लिख तो दिया था अपनी मर्जी से, लेकिन एन कैप ये नहीं मिल रहा था बेटा, आई क्रॉस एन, एन कैप से कंफ्यूजन ना हो, ए क्रॉस बी, आपको पता है ना
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, परपेंडिकुलर टू बोथ, एंड एन कैप की डायरेक्शन दी जाती है राइट हैंड थंब रूल से। आपको पता है राइट हैंड थंब रूल से मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, बिल्कुल आकर्ष, एक बार और समझा देंगे, जरा देख लो। एक बार दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, जरा सभी बच्चे देख लेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा हूं मैं, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना, एक क्वेश्चन क्रिएट होता है यहां पे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने लिख दिया आई क्रॉस एन इज इक्वल टू आर क्रॉस एन। अच्छा, आई क्रॉस एन की जो वैल्यू है वो क्या होगी बोलो, आई क्रॉस एन की वैल्यू 1 साइन 180 माइनस आई। ठीक है, 1 साइन 180 माइनस आई, आई क्रॉस एन। क्यों, आई कैप क्या है इस डायरेक्शन में, एन कैप क्या है इस डायरेक्शन में, तो आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल क्या होगा 180 माइनस आई। आर कैप और एन कैप के बीच का एंगल क्या होगा आर। ठीक है, आर कैप और एन कैप के बीच का एंगल क्या होगा आर, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ए क्रॉस बी 1 साइन आर एन कैप। ठीक है, तो ये वाला एन कैप देखो क्या होगा, मैं बता रहा हूं, ये एन कैप क्या है, दोनों बराबर कैसे हैं जरा समझ लो। आई क्रॉस एन, आई क्रॉस एन इधर है देखो। ठीक है, आई से एन की तरफ अपने फिंगर को मूव कराओ, के कैप, और आर क्रॉस एन भी क्या है के कैप। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड में साइन आई बराबर साइन आर। ये तो हो गया दोनों के कैप, इसको हटा रहा हूं मैं एक बार, इससे कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को। ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, और दोनों की डायरेक्शन ऑलरेडी सेम है, मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिया, और आई क्रॉस एन हैविंग ए डायरेक्शन ऑफ, आई क्रॉस एन हैविंग ए डायरेक्शन ऑफ के कैप, एंड 1 कहां से आया, आई कैप। बेटा आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1। यस, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, वाई नॉट गोइंग फॉर द क्रॉस पर, हम मतलब डॉट प्रोडक्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं बेटा, आप मेरी बात को समझें। ठीक है, ए डॉट बी क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। लेट सपोज मैं यहां ए डॉट बी लिख देता, जरा बात समझ लो बेटा, आई डॉट एन बराबर में लेट सपोज आर डॉट एन लिखता, तो क्या होता 1 कॉस 180 माइनस आई इज इक्वल टू 1 कॉस आर। अब ये नेगेटिव दे देता और ये पॉजिटिव दे देता, ये वाला नेगेटिव देगा और ये वाला पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो यहां दिक्कत आएगी, लिख सकते हैं बेटा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब लिखना होता है, आपको ध्यान रहे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो इसी तरह लिखा जाता है, आई क्रॉस एन इज इक्वल टू आर क्रॉस एन। ठीक है, ये 1 कहां से आया है समझा दिया है, यूनिट वेक्टर है हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1, यूनिट वेक्टर हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1। ओके, अच्छा दूसरी बात पर जरा ध्यान दो आप एक बार, सेकेंड लॉ मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, मैं यहां दूसरा लॉ बता रहा हूं, सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, all lie in the same plane। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं बोलो, हाँ, एन कैप इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। अब जरा ध्यान देना, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इस बात को समझें। देखें एक बार, कनेक्टेड है इधर, ये ढक रहा है। अच्छा, सेकेंड लॉ क्या कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाए, इसका वेक्टर फॉर्म, ये फिर क्वेश्चन है। सेकेंड क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए,
तो तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने की क्या कंडीशन होती है? दियर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। तीन वेक्टर जब कोप्लेनर होते हैं तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट बेटे जीरो होता है, ठीक है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब समझना, आई कैप, एन कैप, आर कैप, तीनों का जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई कैप, एन कैप और आर कैप, ये क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट आई इंटू एन क्रॉस आर इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट सर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है? नहीं करता है दिव्या। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें एनर्जी का लॉस होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्या बात हम कर रहे थे? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो फॉर्म हमने बताया बेटा। आपने सिर्फ ये पढ़ा होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम वेक्टर फॉर्म में ले गए बेटा, और वेक्टर फॉर्म में होता है आई क्रॉस एन इज इक्वल टू आर क्रॉस एन, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या कहा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, ओके। अब बात समझें, इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिखा? तीन वेक्टर कौन से? एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीन वेक्टर। तो तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन है उनका ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा जीरो होता है। दियर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो, ठीक है। उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। तो आई, एन और आर का ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ट्रिपल प्रोडक्ट का साइन है, जीरो होगा। आई कैप डॉट एन क्रॉस आर इज इक्वल टू जीरो, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट आप नहीं समझते तो हम बता देते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी को ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो क्यों है? आप इस बात पर जरा एक बार गौर करो कि इसका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो, एन क्रॉस आर, ए क्रॉस बी या एन क्रॉस आर, एन क्रॉस आर की डायरेक्शन एन और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक। एन क्रॉस आर की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो एन क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर एन क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू एन एंड आर बोथ, जबकि आई जो है वो एन और आर के प्लेन में है। आई कैप जो है वो एन और आर के प्लेन में है, जबकि एन क्रॉस आर ये जो है उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब आई के भी परपेंडिकुलर है। एन क्रॉस आर एन और आर से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ, ठीक। तो उसका मतलब वो आई पर भी परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसका जो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा एन क्रॉस आर का वो जीरो होगा, ठीक है, ओके। ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसमें दो बातें हमने पढ़ी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, बात नंबर एक, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप पूछते रहेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है दिव्या दे फॉलो बोथ द रूल, ठीक है। अच्छा बात समझे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो पढ़ी हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म में ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेक्टर फॉर्म में ऐसे होता है। दूसरा हमने पढ़ा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, और सेम प्लेन में लाई करने का वेक्टर फॉर्म ये होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, और वेक्टर फॉर्म, ठीक है। डायग्राम में क्या बताया जाएगा बेटा? डायग्राम में तो ऑलरेडी तीनों एक ही प्लेन में है बेटा, एक साथ जब हाथ को अपन देंगे तो तीनों मिट रहे हैं, इसका मतलब ऑल लाइन ए सेम प्लेन, ये डायग्राम में तो ऑलरेडी है, ठीक है। मैं कह रहा हूं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसको अपन एक बार यदि मिटाएंगे तो ये कंप्लीटली मिट जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में ऑलरेडी हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा कि वेक्टर फॉर्म में लिखो दोनों रूल को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनता है यहां पे वो बता रहा हूं मैं आपको, ये दोनों रूल बेसिक तो आपने पढ़े हैं,
यहां क्वेश्चन ये बनता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखिए और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। समझ गए बात? ये क्वेश्चन बनता है। तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, इसे ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं बेटा, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है और एंगल आई बराबर एंगल आर के लिए आई कैप क्रॉस एन कैप, आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू आर कैप क्रॉस एन कैप। क्लियर है बात? क्लियर है विनय? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया आपको। मिरर क्या है? अब हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज ए मिरर। थोड़ा सा प्रॉपरली समझते रहें। ये सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऑप्टिक्स को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाऊंगा मैं, ताकि आप लगभग क्वेश्चन इजीली कर पाए, ठीक है। एक प्रॉपर डेप्थ फॉलो करेंगे, जहां जो क्वेश्चन बन रहा होगा उसको अपन एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके डेप्थ पॉइंट भी डिस्कस करेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो आप इस चैट रूम में करें, और यदि मैं कुछ करने के लिए देता हूं तो आप एक रफ कॉपी और पेन लेकर के बैठे बेटा, उस पे आप करके मुझे इस पे रिप्लाई भी दे सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों नहीं करता है, डायग्राम में एक्सप्लेन कीजिए। अंकित, ये बहुत बेसिक चीज है। जैसे लेट सपोज किसी खुरदरे सरफेस पे जब हम लोग इस तरह से इसको ले जाएंगे तो हो सकता है एट द पॉइंट ऑफ टिप यहां पे टकराने के बाद ये रेज इस तरह से फैलेगी। या बात समझें, एक स्मूथ सरफेस पे ही ये पॉसिबल है। एक बॉल को आता हुआ मानिए आप, और एक स्मूथ सरफेस पे ये संभव है कि ये इस तरीके से जाएगी। एक खुरदरे सरफेस पे लाइट भी क्या है, एक कॉर्पस्कुलस थ्योरी से ही तो चला है रिफ्लेक्शन बेटा। अब यदि किसी बॉल को इस तरह से आप फेंकेंगे, क्या होगा? ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि दिस इज नॉट ए स्मूथ सरफेस। इसके कॉर्नर से टकरा करके, ठीक है, ये एक ऑब्लिक कॉलिजन टाइप सिचुएशन होगी और कुछ भी एंगल हो सकता है बेटा। समझ रहे हो आप बात? भाई जब इस तरीके का कॉलिजन होगा बॉल का, तभी तो ये इस तरीके से जाएगा बेटा, ठीक है, और एनर्जी लॉस नहीं हो तब जाएगा। और लेट सपोज किसी इस तरह के टिप वाली चीजों से जब ये टकराएगा तो एनीवेयर, कहीं भी जा सकता है। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में सेकेंड लॉ को एक बार मैं बता चुका हूं बेटा, ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। ऑल लाई इन ए सेम प्लेन का मतलब होता है दियर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो देख के भी कुछ लिखेंगे, अपने डाउट को आप मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान देंगे जरा। मैं कह रहा हूं मिरर क्या है? मिरर, व्हाट इज ए मिरर, ठीक है। मैं कह रहा हूं बेटा मिरर क्या है? मिरर एक स्मूथ रेगुलर सिल्वर्ड सरफेस जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, उसको मिरर कहते हैं। मेरी बात समझे मैं क्या लिख रहा हूं? ए स्मूथ रेगुलर सिल्वर्ड सरफेस, ए स्मूथ रेगुलर सिल्वर्ड सरफेस इन विच लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रंजीत, ये तुमने ऑब्लिक कॉलिजन में पढ़ा होगा कि नॉर्मल लाइन क्या होती है। अभी हम सिर्फ स्मूथ सरफेस के लिए बात करेंगे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन से हमारा कोई खास लेना देना नहीं है बेटा। हम स्मूथ रेगुलर सरफेस जिस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा उसकी हम बात कंटिन्यू करेंगे। बाकी कॉलिजन से भी आप समझ सकते हैं, बात समझे। स्मूथ रेगुलर सिल्वर्ड सरफेस इज कॉल्ड मिरर इन विच लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलोड, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। एक स्मूथ रेगुलर सिल्वर्ड सरफेस जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, मिरर कहलाता है। मिरर दो तरह के होते हैं। अब हमारे पास मिरर दो तरह के होते हैं बेटा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर,
मिरर दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में हम क्या करेंगे, स्मूथ रेगुलर सिल्वर्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, स्मूथ रेगुलर सिल्वर्ड स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अब हम प्लेन मिरर की बात करेंगे, इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की बात करेंगे। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है बेटा वो दो टुकड़ों में अब बंटने जा रहा है। अब हम जो रिफ्लेक्शन की स्टडी कर रहे थे, यहां तक हम जनरल स्टडी रिफ्लेक्शन की कर रहे थे, अब ये हमारा दो टुकड़ों में ये रिफ्लेक्शन बंटने जा रहा है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, एक टुकड़ा बनने जा रहा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, और एक टुकड़ा बनने जा रहा है बेटा रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। ये दो टुकड़े बनने जा रहे हैं। एक टुकड़ा रिफ्लेक्शन का क्या बनने जा रहा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, और एक टुकड़ा क्या बनने जा रहा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अब हमारी सारी स्टडी जो फोकस होगी वो होगी रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में। हमने क्या क्या स्टडी की वो एक बार रिमाइंड करा रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया रिफ्लेक्शन क्या है, फिर बताया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर हमने बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर हमने बताया मिरर किसे कहते हैं, एक स्मूथ सिल्वर्ड रेगुलर सरफेस को क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। और अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, तो हमारी सारी स्टडी जो फोकस होने जा रही है वो होगी रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर पे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के दो टुकड़े हो गए, रिफ्लेक्शन के दो टुकड़े हो गए, एक रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग इसमें ए पर आ जाते हैं और यहां मैं स्टार्ट करता हूं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अब, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। इसमें अब सबसे पहली प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर के पहले पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। मैं यहां फर्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं बेटा, इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, IMG, इमेज, इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, IMG। अब बात समझे, इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। ओके, ठीक है, अब देखो कैसी इमेज बनती है। फर्स्ट पॉइंट में ए मैं बात एक इमेज बना रहा हूं, जरा समझना। ये रहा एक प्लेन मिरर, ये रहा एक प्लेन मिरर, और ये रहा हमारा OBJ ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से दो या दो से ज्यादा रेज चलेंगी। यदि वो रियली कट करती है तो रियल इमेज बनेगी, और यदि रिफ्लेक्शन के बाद वो कट नहीं करती हैं तो वर्चुअल इमेज बनेंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट से दो या दो से ज्यादा रेज हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट से दो या दो से ज्यादा रेज हम कलेक्ट करेंगे। यदि रिफ्लेक्शन के बाद वो रियली कट करती हैं तो रियल इमेज बनेगी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो रियली कट नहीं करते, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनेंगे। अब जरा बात समझना एक बार, ऑब्जेक्ट से चलने वाली एक रेज हमने ये ली और ऑब्जेक्ट से चलने वाली दूसरी रेज हमने ये ली। हमने ऑब्जेक्ट से दो रेज चलने दी, ये हो गया बेटा नॉर्मल, ये हो गया बेटे नॉर्मल। ठीक है, और ये वाला हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल और ये भी हो गया नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल क्या होता है, उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। अब जिस एंगल पर आया उसी एंगल पर बाहर जाएगा, ये बात तय है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। यहां से रेज चली, ये OBJ है, रेज चली, जिस एंगल पर ये चली उसी एंगल पर ये बाहर निकलेगी, तो ये इधर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, जिस एंगल पर ये आई उसी एंगल पर ये बाहर निकलेगी, तो जिस एंगल पर ये आई उसी एंगल पर ये बाहर निकलेगी। रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक इधर जा रही है और रेज एक इधर जा रही है, तो क्या ये एक दूसरे को कट करेगी? क्या ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रियली कट करेंगी? नहीं करेंगी। दिख रहा है कि ये दोनों रेज
आफ्टर रिफ्लेक्शन एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ये दिख रहा है कि ये दोनों रेज एक दूसरे को कट नहीं करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो हम पीछे की तरफ इसको मिलाते हैं, ये मैं इधर आगे बढ़ा रहा हूं, इन दोनों रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। इन दोनों रेज को हम पीछे की तरफ मूव कराते हैं, तो ये रहा पीछे की तरफ, और ये जिस एंगल पर आया है उसी एंगल पर निकल गई है ये, ठीक है। इन दोनों रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये इसकी बनती है इमेज। और ये कैसी इमेज बनेगी ये बताओ? ये होगी वर्चुअल इमेज। ये कैसी इमेज बनेगी? ये वर्चुअल इमेज बनेगी। ये बात आपके क्लियर हुई भाई? ये वाला यहां से जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, पीछे की तरफ जब हम दोनों को मिलाएंगे तो यहां पे इमेज बनेगी। तो रियली तो कट कर नहीं रही है, तो रियली कट नहीं कर रही, तो दिस इज वर्चुअल इमेज बनेगी, पहली बात। दूसरी बात कि जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर बनेगी। तो मैं कह रहा हूं सेम डिस्टेंस बिहाइंड मिरर, सेम डिस्टेंस बिहाइंड मिरर, उतनी ही डिस्टेंस पर, मेरी बात आप समझते रहें, जितने डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर बनेगी। क्लियर है बात? ठीक है, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। ओके, दूसरी बात, ठीक है, कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। तीसरी बात कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी, जिस साइज की है उसी साइज की बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो प्लेन मिरर की इमेज कैसी होती है? इमेज इज एट ए सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, इमेज इज वर्चुअल और इमेज सेम डिस्टेंस। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है ना सर? अभी तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बेटा। ये क्या चल गया जी? ओके, अच्छा ठीक है, पहले पॉइंट को आपने समझ लिया है, हर पॉइंट का आंसर आपको मिल जाएगा ध्रुव, वेट कर लो, ठीक है। दूसरी बात जरा समझना, ये मैंने ए बात बताई है, मैं दूसरी बात बता रहा हूं, जरा यहां ध्यान देना, मैं सेकंड बात इसी पर बता रहा हूं, ठीक। बी समझो बेटा, ये सिचुएशन है और ये एक प्लेन मिरर है, ये सिचुएशन है और दिस वन इज द प्लेन मिरर, ठीक है। और मैं कह रहा हूं यहां पे है OBJ, ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है। तो ये बताओ बेटा कि सेम डिस्टेंस जितना ये है उतनी डिस्टेंस पर क्या यहां पर इमेज बनेगी? मेरा क्वेश्चन ये है वो समझना। मैं कह रहा हूं कि यहां से ये A डिस्टेंस पर है और ये भी A डिस्टेंस पर है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी? मेरा क्वेश्चन ये है, आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं बेटे? व्हाट इज माय क्वेश्चन? ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है। दिस वन इज ऑब्जेक्ट, दिस वन इज इमेज, ठीक है। तो ये हो गया क्या? मैं कह रहा हूं जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? आप मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर दो कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनेगी कि नहीं बनेगी। गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं बनेगी या बनेगी? बस इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस पॉइंट पर बनेगी या नहीं बनेगी, ये क्वेश्चन है अपना। नहीं बनेगी, अच्छा नहीं बनेगी तो फिर कहां बनेगी? इसका अपन आंसर ढूंढते हैं बेटा। सर ड्यू टू चेंज इन एंगल ऑफ मिरर नहीं बनेगी। अच्छा देखते हैं, मेरी बात समझ लेना, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनती है। मेरी बात समझ लो, इसका आंसर क्या है? सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनती है। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू मिरर होना चाहिए, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनती है। ये हो गया OBJ और ये हो गया IMG, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देख रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए बेटा, समझ रहे हो बात? दिस वन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मिरर, सेम ये इमेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि नॉट सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
इमेज ये बनेगी। क्यों? क्योंकि इमेज बनती है सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनती है। समझ रहे हो बात? क्वेश्चन का आंसर समझ लो बेटा। ऑब्जेक्ट से पहले मिरर पे परपेंडिकुलर डालना होगा। ये परपेंडिकुलर नहीं है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनती है। तो ये एक पॉइंट और ऐड हुआ हमारे बीच में कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनती है। सेम डिस्टेंस पे तो बनती है बट सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनती है। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अब मैं एक सी पॉइंट पे आ जाता हूं। सी, डज प्लेन मिरर फॉर्म इनवर्टेड इमेज? इनवर्टेड इमेज एक क्वेश्चन है कि क्या प्लेन मिरर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। वैसे प्लेन मिरर द्वारा बनने वाली इमेज जनरली कैसी होती है? हमने क्या क्या सीख लिया? प्लेन मिरर, ये बात आप समझ गए, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होती हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, इसको मैं मिटा रहा हूं। डज प्लेन मिरर फॉर्म इनवर्टेड इमेज? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी अभी तक हमने क्या देखी है बेटा? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हमने देखी है सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक प्रॉपर्टी पहले मैंने लिखा था सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मैंने इसको लिख दिया है सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज की बनती है। और मेरा क्वेश्चन ये है, डज प्लेन मिरर फॉर्म इनवर्टेड इमेज? क्या प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज बना सकता है? समझ रहे हो बात? क्या प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज बना सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढना चाहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन, लेटरली इन्वर्टेड अलग चीज है हर्षिता, लेटरली इन्वर्टेड की बात नहीं हो रही है, लेटरली इन्वर्टेड की बात नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं क्या उल्टी इमेज बना सकता है। लेटरली इन्वर्टेड की बात हम आगे करेंगे। अब जरा समझना, जैसे देखो बेटा, ये एक मैंने प्लेन मिरर लिया, ये मैंने प्लेन मिरर लिया, दिस वन मैंने एक प्लेन मिरर लिया। ठीक है बेटा, और प्लेन मिरर पर देखो ये आदमी प्लेन मिरर पर ये ऐसे खड़ा हो गया है, ये आदमी। ठीक है, ये आदमी इस प्लेन मिरर पर देखो इस तरीके से खड़ा है, प्लेन मिरर पर ही है। अब जरा बात समझना, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट से चलने वाली कोई दो रेज लो, कोई भी दो रेज, एक रेज और ये दो रेज, जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर वापस जाएंगी, जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर वापस जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो भाई? प्लेन मिरर के ऊपर मैंने आदमी खड़ा कर दिया है। नहीं, रियल, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, ऑल ऑब्जेक्ट आर रियल बेटा। यहां पे हर क्वेश्चन देखो, ये समझो बात, यहां पे जब ओबीजे लिखा बेटा तो ये रियल ऑब्जेक्ट ही है, ये रियल ऑब्जेक्ट ही है बेटा। और रियल ऑब्जेक्ट का ही ये क्या बनाता है? रियल ऑब्जेक्ट का ही वर्चुअल इमेज बनाता है ये बेटा, ये रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से खुद रेज चल रही है। सुनील, तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, प्लेन मिरर पर जब आदमी है और मैंने आदमी से दो रेज चलाई, तो जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे जाएगी, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे जाएगी। ये और ये इधर कहीं नहीं कटेंगे। इसको जब मैं पीछे की तरफ मिलाऊंगा, इसको जब मैं पीछे की तरफ मिलाऊंगा तो इस आदमी का एक इन्वर्टेड आदमी बन जाएगा बेटा। इस आदमी का एक इन्वर्टेड आदमी बन जाएगा। ये आप देख रहे हो, इस आदमी का उल्टा आदमी बन जाएगा। यदि रामू प्लेन मिरर पर खड़ा हो जाए, यदि रामू प्लेन मिरर पे ही खड़ा हो जाए तो रामू की उल्टी इमेज बना देगा। तो यदि ये पूछे कि डज प्लेन मिरर फॉर्म इन्वर्टेड इमेज? यस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्लेन मिरर। जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव प्लेन मिरर तो उस प्लेन ऑब्जेक्ट की वो इन्वर्टेड इमेज बना देता है। यदि नीचे मिरर लगा हुआ है बेटा और ऑब्जेक्ट यदि ऐसे खड़ा हो जाए तो आदमी की उल्टी इमेज बना देता है। तो क्या क्वेश्चन था कि डज प्लेन मिरर फॉर्म इन्वर्टेड इमेज?
क्या प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है? यस, प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द मिरर। जब ऑब्जेक्ट को अबव द मिरर प्लेस कर दें तो इसका इन्वर्टेड इमेज, जब रामू प्लेन मिरर के ऊपर चढ़ जाएगा तो रामू की उल्टी इमेज बना देगा। कौन? प्लेन मिरर। वैसे यदि प्लेन मिरर से डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मेरे अगले क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है यहां पर डी, एक और क्वेश्चन है मेरा यहां पे, बात समझना। डी नंबर क्वेश्चन, कैन प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज? मैं डी नंबर एक क्वेश्चन कह रहा हूं बेटा, कैन प्लेन मिरर फॉर्म्ड रियल इमेज? क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? वैसे तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि कैन प्लेन मिरर फॉर्म इन्वर्टेड इमेज? जनरल मिरर कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट, वर्चुअल, सेम साइज, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? यस रंजीत, तुम्हें इस क्वेश्चन का भी एक आंसर मिलेगा जब स्लैंट हो। तो बताओ, क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? रियल इमेज। तो मेरी बात समझना बेटा, प्लेन मिरर देखो, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये देखो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों है ये? दिस वन इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से रेज नहीं जा रही, ये दोनों रेज जहां कटने वाले हैं वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बेटा। मेरी बात समझना, ये दो रेज आ रही हैं, तो ये दो रेज आ रही हैं तो ये ऑब्जेक्ट से चल नहीं रही, ऑब्जेक्ट इसके पीछे है, तो ये जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बेटा। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब होता है तो क्या होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट में? देखो बेटे, ये बन जाएगा नॉर्मल, ये बन जाएगा नॉर्मल, ये बन जाएगा नॉर्मल, जिस एंगल पर आया उस एंगल पर जाएगा, और यहां जो रियल कट होगा तो ये बनेगी रियल इमेज। ये क्या बनेगी बेटा? रियल इमेज। मेरी बात समझ रहे हो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, यदि ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट का कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या बनाता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है? यस, बनाता है। यस, ओनली इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। गुड तृप्ति, गुड पुतुल चटर्जी। यस, आपको आंसर मिल गया कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, जबकि रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बना देता है? तो क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? यस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बहुत एग्जांपल है बेटा, जैसे लेट सपोज ए लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मेरे इस ध्यान दो जरा, इसको ऐसे समझो कि लेट सपोज कि ये एक मान लो लेंस रखा हुआ है बेटा, ये एक लेंस रखा हुआ है, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहां इमेज बननी थी। मैं कह रहा हूं इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहां इमेज बननी थी, लेकिन इमेज बने उससे पहले एक प्लेन मिरर रख दिया गया है, उससे पहले एक प्लेन मिरर रख दिया गया है। ये तो हो सकता है ना? मैंने कहा ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बननी थी, लेकिन उस डिस्टेंस से पहले प्लेन मिरर रख दिया। तो ये जो इमेज है, ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने जा रहा है। जैसे देखो यहां से चला, कटने वाला था यहां, लेकिन मिरर आ गया, तो अब ये इसका क्या बना देगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, कटने वाला था, कटा नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना देगा। ठीक है, ओके पीयूष, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट आर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स? जब रेज किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाला नहीं हो,
रेज के कटने से ऑब्जेक्ट पैदा होने वाला हो उसे कहते हैं बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आप इस चीज को बहुत बार समझ सकते हैं। जैसे मैं देखो एक लार्ज एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ये रहा फोकस, ये रहा 2f, ये रहा f, ये रहा 2f, और मैंने क्या किया बेटा f 2f के बीच में यहां ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो इमेज कहां बनेगी इसकी, यहां बनेगी ना। इमेज यहां क्यों बनेगी बात समझते हो, ये जो पैरेलल आएगी वो ये पैरेलल आएगी, फोकस से होकर के गुजरेगी, और ये जो आएगी ऐसे जाएगी, ठीक। लेकिन इससे पहले ये वाला मिरर लगा दिया गया। अब क्या हो रहा है, दो रेज आ तो रही हैं, दो रेज आ तो रही है, लेकिन यहां रेज जा नहीं रही। ये रेज जाती यदि ये मिरर नहीं आता तो यहां बनने वाला था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके कटने से ये बनेगा ये, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बहुत एग्जांपल आएंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन यहां पर और बन रहा है बेटा, जरा बात समझना। मैं एक और क्वेश्चन राइज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये वाला है मिरर। मेरा क्वेश्चन क्या है जरा समझना, दिस वन इज मिरर, ठीक है, दिस वन इज मिरर। ये जो है बेटा मिरर है, ठीक है, और यहां पे एक चूहा है, यहां पे एक चूहा है। ये मिरर है और यहां पे एक चूहा है, बात को आप समझें। ये है प्लेन मिरर और यहां पे एक चूहा है, ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन क्या है जरा बात समझना। मैं कह रहा हूं कि प्लेन मिरर यहां पे है बेटा, यहां पे, और नीचे एक चूहा है। जैसे तुम मान लो कि प्लेन मिरर ऊपर है, यहां पे है, और यहां ग्राउंड पर एक चूहा है, ठीक है। प्लेन मिरर यहां पे है और चूहा यहां पे है, तो क्या इस चूहे की इमेज प्लेन मिरर में बनेगी? मेरा क्वेश्चन क्या है बात समझेंगे आप। मैं कह रहा हूं प्लेन मिरर यहां पे है, ऊपर है प्लेन मिरर, और चूहा ग्राउंड पे है, और छोटा सा प्लेन मिरर यहां है। मैं कह रहा हूं क्या इस चूहे की इमेज इस प्लेन मिरर में बनेगी? क्या इस चूहे की इमेज इस प्लेन मिरर में बनेगी या नहीं बनेगी? मेरा क्वेश्चन यह है, ठीक है। प्लेन मिरर बेटा यहां मान लो, यहां पे प्लेन मिरर मान लो, और ग्राउंड पे चूहा मान लो। मैं कह रहा हूं इस चूहे की इमेज, इस चूहे की इमेज इस प्लेन मिरर में बनेगी क्या? बनेगी या नहीं बनेगी? मेरा क्वेश्चन आप समझ गए कि यहां पर है मिरर और यहां पे है चूहा, तो इसकी इमेज यहां पे बनेगी या नहीं बनेगी? मेरा ये सवाल है बेटा, ओके। बनेगी। काफी बच्चे कह रहे हैं कि यस सर बनेगी। अच्छा, देख लेते हैं जरा बनेगी या नहीं बनेगी। मेरी बात समझना, चूहे से चलने वाली रेज जिस एंगल पर जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उसी एंगल पर बाहर निकल जाएगी। अच्छा, चूहे से चलने वाली ये दूसरी रेज जिस एंगल पर जाएगी उसी एंगल को फॉलो करते हुए आगे निकल जाएगी, और पीछे की तरफ मिलाने पर, पीछे की तरफ मिलाने पर इस चूहे का चूहा बनेगा, उसी सरफेस पे बनेगा। दूसरी बात समझना जरा, मैं कह रहा हूं कि रैट से चलने वाली रेज, ये मिरर के दोनों एंड पे मैंने रे लिया है, ये लास्ट रेज हुआ, ठीक है। ये चूहे से एक रेज मैंने मिरर के इस एंड पे लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इधर चला गया। चूहे से चलने वाली रेज मैंने यहां लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहां चला गया। अब इसको जब हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो इस रैट का रैट यहां पे बनेगा, इस चूहे का यहां पे एक चूहा बनेगा, उसी प्लेन में बनेगा, उसी प्लेन में बनेगा, लेकिन दिखेगा उसको जो एरिया ऑफ व्यू में होगा। इसको कहते हैं बेटा एरिया ऑफ व्यू। इस चीज को कहते हैं बेटा एरिया ऑफ व्यू। दिखेगा उसको जो एरिया ऑफ व्यू में होगा। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं? यदि नीचे है चूहा और यहां पे है, तो यहां से टकरा के जो रेज ऐसे जाएगी और यहां से टकरा के जो रेज ऐसे जाएगी, तो दोनों एंड, मिरर के दोनों एंड से टकरा करके रेज जितनी दूर में फैल रहा है, बस उसी एरिया को ये चूहा दिखेगा। इमेज बनेगी, लेकिन दिखेगा केवल उसी को जो एरिया ऑफ व्यू में होगा। समझ रहे हो आप बात? मतलब यदि कोई यहां से देखेगा तो ही दिखेगा, यहां सामने से कोई आंख लगा के यदि ये ऑब्जर्वर 1 है, तो क्या ऑब्जर्वर 1 को
क्या ऑब्जर्वर 1 को ये चूहा दिखेगा? नहीं दिखेगा। यहां पे यदि ऑब्जर्वर 2 है तो क्या ऑब्जर्वर 2 को ये चूहा दिखेगा? ऑब्जर्वर 2 को क्या ये चूहा दिखेगा? यस, ऑब्जर्वर 2 को चूहे की इमेज दिखेगी। ऑब्जर्वर 1 जो मिरर में सामने से देख रहा है उसको इस चूहे की इमेज नहीं दिखेगी। जो एरिया ऑफ व्यू में मिरर के दोनों एंड से टकरा करके रेज जितनी दूरी में फैलता है, मिरर के दोनों एंड से टकरा के रेज जितनी दूरी में फैलता है उसको एरिया ऑफ व्यू कहते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, हर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, लेकिन दिखती केवल उसी को है जो एरिया ऑफ व्यू में हो। जो किसमें हो? दिखती केवल उसी को है जो एरिया ऑफ व्यू में जब ऑब्जर्वर होगा। तो यदि मेरा क्वेश्चन होगा कि ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 में किसको दिखेगा, तो रैट की जो इमेज है वो केवल ऑब्जर्वर 2 को दिखेगी। ये बात आप देख पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एरिया ऑफ व्यू, ठीक है, एरिया ऑफ व्यू का भी एग्जांपल भी आएगा बेटा रंजीत, ठीक है। जरा बात समझेंगे अब एक बार। चलो मैं इमेज फॉर्मेशन पर अब एग्जांपल बताता हूं। मिरर के इमेज फॉर्मेशन पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बेटा, ठीक है। यस, गुड निखिल, 2 नंबर ऑब्जर्वर को दिखेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, चलो मैं चला जाता हूं। एक बच्चे का आया था कि स्लैंट पर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल की तरफ जा रहा हूं। ये एक प्लेन मिरर है, जरा बात समझना। ये एक प्लेन मिरर है। दिस वन इज द प्लेन मिरर, ठीक है। और दिस वन इज द प्लेन मिरर, ठीक है। ये एक प्लेन मिरर है और ये 37 डिग्री के एंगल पर है। ये एक प्लेन मिरर है बेटा, और दिस प्लेन मिरर इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है, ठीक है। और OBJ यहां पे रखा हुआ है। OBJ, मैं कह रहा हूं ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये यहां पे रखा हुआ है OBJ, और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये -5,0 पर है। माइनस क्यों है आप बात समझ रहे हैं? ये जो ऑब्जेक्ट है वो -5,0 पे है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। मेरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज कहां बनेगा ये बताना है, और इमेज की कोऑर्डिनेट बतानी है कि इमेज की कोऑर्डिनेट क्या होगी। मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे हैं बेटा क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 37 डिग्री के एंगल पर एक प्लेन मिरर लगाया हुआ है। 37 डिग्री के एंगल पर ये एक प्लेन मिरर लगाया हुआ है, और ऑब्जेक्ट जो है वो -5,0 पर है। जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कहां पे है? -5,0 पे है। तो बतानी है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा एक बार ढंग से समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है स्लैंट मिरर का। देखो सबसे पहले मैं समझा रहा हूं कि इमेज बनती है जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज बनती है। तो ये इमेज यहां बनेगी। पहली बात आप समझ रहे हैं, इधर नहीं बनेगी ये इमेज, इसकी इमेज यहां बनेगी। इस क्वेश्चन को आप क्या समझ गए? 0, -5। नो, गलत है बेटा, ये -5,0 ये गलत है बेटा, ऐसे नहीं बनेंगे, ये सभी आंसर रॉन्ग है। क्वाड्रेंट 4 में बनेगा, यस। बिना इसका क्वाड्रेंट 4 में बनेगा, यस। बिना का आंसर सही है, दिस इज इन क्वाड्रेंट 4।
अब एक बार आप लोग जरा समझने का प्रयास करें, ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बात समझें, मैं कह रहा हूं जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। जितनी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब जरा बात ध्यान दें, अब बात समझें, ये रहा जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनेगी, ये क्लियर है। अब बात समझना एक बार, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया, बात समझो। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो ये हमने डाल दिया बेटा, ठीक है। ये हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये 37 तो ये वाला एंगल 37, ये वाला 37 तो ये वाला एंगल 37, ये वाला एंगल 37, ये वाला एंगल क्या 53, ये वाला 53, ये वाला 90, तो ये वाला एंगल 37, ठीक। ये बात आप समझ गए क्या? ये 37 तो यहां से यहां तक 37, ठीक। ये 37 हो गया बेटा, तो इस वाले ट्रायंगल में ये 90 तो ये 53। अच्छा, ये वाला एंगल है 37, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, ये है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो मैं क्या लिख रहा हूं जरा बात समझना, साइन 37 डिग्री, इसको मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू x बाय 5। देखो ये परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस, और यहां से यहां तक की लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है 5, ठीक है। यहां से यहां तक की लेंथ 5 है, ये 37, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। ये वाला यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा बेटा, 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। दिस यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 3 मीटर होगा। अच्छा, यहां से लेके यहां तक जब 3 मीटर हो गया, मेरी बात समझते रहना, ये वाला जब यहां से यहां तक 3 मीटर हो गया, तो यहां से यहां तक भी ये क्या हो गया, 3 मीटर। ये वाला जब 3 मीटर हो गया, तो यहां से यहां तक भी क्या हो गया बोलो, 3 मीटर हो गया ना। कैसे? क्योंकि जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनती है। ये बात आप समझ गए। ये 37 तो ये 37, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन 37 क्या हो जाएगा बोलो, साइन 37 इज इक्वल टू x बाय 5, ये 3 मीटर तो ये 3 मीटर। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा, समझना। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये है 6 मीटर, ये है 37, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो, भला ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। मैं पहले कहता हूं x कोऑर्डिनेट, मेरी बात समझना, और मैं कहता हूं y कोऑर्डिनेट। मैं x कोऑर्डिनेट माइनस का होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहां पे आया ना, तो यहां से यहां तक 5, और यहां से यहां तक लेट सपोज y है, यहां से यहां तक लेट सपोज x1 मान लो, x1, यहां से यहां तक x1 मान लो, तो 5 में x1 घटाएंगे ना, 5 माइनस x1, ये क्या होगा x1, ये होगा 6 साइन 37, 6 साइन 37। तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे x कोऑर्डिनेट माइनस का 5, 6 इंटू 3/5, माइनस का 5 माइनस 18/5, ये हो जाएगा माइनस 7/5 x कोऑर्डिनेट। अच्छा, यहां देखो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलो, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा माइनस का 6 कॉस 37, ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू 4/5, माइनस 24/5, और आंसर होगा माइनस 7/5 कॉमा माइनस 24/5, माइनस 7/5 माइनस 24/5। मुझे पता है कि आपको अब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मुझे एक बार और समझाना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार और समझना चाह रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार और समझ लो, एक बार जरा, ठीक है, जरा समझ लो बात क्या है। यहां पर -5, 0 पर
-5,0 पर ऑब्जेक्ट रखा है, जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होता है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यस निखिल मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज बनती है। जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्या बनती है? हां, थर्ड क्वाड्रेंट में शिवम, यस, फोर्थ गलत हो गया। मैं एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट निकाल के बता रहा हूं यार, ठीक है। फोर्थ लिखना गलत था बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये इमेज। गुड शिवम। अच्छा ध्यान देंगे जरा, मैं कह रहा हूं बेटा यहां से यहां तक 5 है, ये वाला 37 तो ये वाला 37, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ये वाला मैं x मान लेता हूं बेटा, मैंने इसको x मान लिया बेटे, तो sin 37 क्या होगा? x, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या बनता है बोलो? ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस बनता है, तो यहां से यहां तक क्या है इस ट्रायंगल में? 5, तो sin 37 बराबर x अपॉन 5, तो x क्या आ गया? 3 मीटर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की क्या है? 3 मीटर है, ठीक है। तो 3 मीटर पर बनेगा, तो अब यहां से यहां तक कितने मीटर हो गया ये? अब केवल इस पर ध्यान दो बेटा, इस ट्रायंगल पर, अब इस ट्रायंगल पर ध्यान दो। अब ये वाला कितना हो गया बेटा? 6 मीटर। ये वाला कितना हो गया? अब यहां से यहां तक 6 मीटर हो गया ना टोटल बेटे। और ये वाला क्या है? यहां से ये वाला 37, तो बोलो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? यही है ना y कोऑर्डिनेट, और ये है ना x कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कौन है बेटा? ये है, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कौन है? ये है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? ये है बेटा 6, ये है 37, तो ये क्या होगा? 6 cos 37 होगा कि नहीं होगा? ये वाला बोलो, ये वाला 90 है, ये वाला 6 है बेटा, तो ये क्या होगा? 6 cos 37 होगा ना, -24/5 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये वाला यहां से यहां तक क्या होगा बेटे? यहां से यहां तक क्या होगा? ये 6, तो ये क्या होगा? 6 sin 37 होगा कि नहीं होगा? 18/5। अब यहां से यहां तक टोटल क्या है? यहां से यहां तक टोटल कितना है? 5, और यहां से यहां तक कितना है? 18/5। तो ये कितना बचा बेटा? 5 में घटेगा ना 18/5, तो 7/5 होगा कि नहीं होगा बेटा? 7/5 होगा कि नहीं होगा बोलो? तो ये वाला हो जाएगा -7/5, और ये वाला हो जाएगा -24/5। समझ रहे हो बात? तो मेरी बात समझे, जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होता है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज बनती है। जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होता है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज बनती है। ओके, ठीक है। आज आपको इसका नोट्स थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, इससे आपको ऑप्टिक्स समझने में थोड़ा फायदा होगा बेटा। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ है, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ है, प्लेन मिरर की हमने बात की है। आज आपको इवनिंग में 8-9 बजे तक आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉपरली, और आप इसको प्रॉपरली लिख लेना, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली नोट्स दे दिया जाएगा, आप उसको प्रॉपर लिख लें। आपको जहां डाउट क्रिएट हो आप मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए आप वहां क्वेश्चन मार्क कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।